वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो किसी भी देश की तरक्की की असली बुनियाद है। भारत में मानव पूंजी निर्माण। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि एक राष्ट्र की असली दौलत आखिर होती क्या है और वो कैसे बढ़ती है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए जरा, किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति, उसकी सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? क्या वो वहाँ की जमीनें हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, या फिर सोने चांदी के भंडार? नहीं, असल में किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं वहाँ के लोग, उनकी काबिलियत, उनका हुनर, जिसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले कि ये मानव पूंजी आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसके स्रोत क्या हैं, ये बनती कैसे है, इसकी तुलना भौतिक पूंजी से भी करेंगे, और सबसे जरूरी इसका आर्थिक विकास से क्या कनेक्शन है। साथ ही हम भारत की मौजूदा स्थिति और चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है मानव पूंजी ये क्या है। चलिए समझते हैं कि एक राष्ट्र की असली दौलत का मतलब क्या है। तो मानव पूंजी है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश के लोगों के अंदर मौजूद स्किल, नॉलेज और एक्सपर्टाइज का एक स्टॉक है। और हाँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से मिलती है, इसे बनाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम पैसा लगाकर कोई फैक्ट्री या मशीन खरीदते हैं, बस यहाँ निवेश होता है शिक्षा में, स्वास्थ्य में और ट्रेनिंग में। और जानते हैं, इसका असर हमें जमीनी हकीकत में साफ साफ दिखता है। मानव पूंजी का सीधा सीधा असर प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक किसान के बारे में जो पढ़ा लिखा है, उसे खेती की नई तकनीकों के बारे में पता है, वो मौसम का मिजाज समझता है। अब उसकी तुलना एक ऐसे किसान से कीजिए जो अशिक्षित है। जमीन उतनी ही है, लेकिन पैदावार में जमीन आसमान का फर्क होगा। यही है मानव पूंजी की असली ताकत। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, मानव पूंजी के स्रोत। अब ये तो समझ आ गया कि मानव पूंजी बहुत जरूरी है, पर सवाल ये है कि ये बनती कैसे है? वो कौन सी चीजें हैं जो किसी इंसान के हुनर और काबिलियत को बढ़ाती हैं? देखिए, इसके 5 मुख्य स्रोत हैं, या कह सकते हैं 5 स्तंभ हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी जाहिर है शिक्षा में निवेश। दूसरा, उतना ही जरूरी है स्वास्थ्य में निवेश, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है ना? तीसरा है काम के दौरान मिलने वाली ट्रेनिंग, यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और 2 और इंटरेस्टिंग स्रोत हैं, माइग्रेशन, यानी बेहतर मौकों के लिए लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, और सही सूचना तक पहुंच। ये सभी मिलकर मानव पूंजी का निर्माण करते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और भी साफ तरीके से समझने के लिए एक काम करते हैं। मानव पूंजी की तुलना करते हैं भौतिक पूंजी से, यानी कि मशीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग, इन सब चीजों से। तो पहला फर्क है मूर्तता और पृथक्करण का। मतलब भौतिक पूंजी जैसे कोई मशीन, उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बाजार में बेच भी सकते हैं, है ना? लेकिन मानव पूंजी वो तो अमूर्त है, इनटेंजिबल है। वो एक डॉक्टर के दिमाग में है, एक इंजीनियर के हाथों के हुनर में है। क्या आप उसे उसके मालिक से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं दूसरे फर्क पर, मोबिलिटी और इससे होने वाले फायदे। देखिए, मशीन को तो आप शिप में डालकर दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन एक इंसान का एक देश से दूसरे देश जाना, उसमें राष्ट्रीयता, कल्चर, कई तरह की बाधाएं आती हैं। पर सबसे बड़ा फर्क है फायदे की प्रकृति में। एक फैक्ट्री से उसके मालिक को सीधा सीधा निजी फायदा होता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा स्वस्थ इंसान वो सिर्फ अपनी कमाई नहीं बढ़ाता, वो एक बेहतर नागरिक बनकर पूरे समाज को फायदा पहुंचाता है। यही है इसका सामाजिक लाभ, जो इसे इतना खास बनाता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि मानव पूंजी क्या है और ये भौतिक पूंजी से कैसे अलग है। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसका देश की आर्थिक तरक्की से क्या लेना देना है? क्या इन दोनों में कोई सीधा कनेक्शन है? चलिए इसका जवाब इन आंकड़ों में ढूंढते हैं। ये टेबल अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। जरा 1951 से 2016-17 के बीच भारत की यात्रा को देखिए। साक्षरता दर, जो मानव पूंजी का एक बड़ा इंडिकेटर है, 16% से बढ़कर 76% हो गई। और इसी दौरान हमारी असल प्रति व्यक्ति आय 7,651 रुपए से बढ़कर 77,000 रुपए से भी ज्यादा हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सीधा सीधा संबंध दिखाता है। जैसे जैसे लोग ज्यादा शिक्षित और स्वस्थ हुए, देश की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी, यानी कि लगभग 10 गुना की बढ़ोतरी।
जरा सोचिए, ये इस बात का सबसे पुख्ता सबूत है कि किसी भी देश के लिए अपने लोगों की शिक्षा और सेहत पर किया गया खर्च कोई खर्च नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन निवेश होता है। तो ये तो हुई तरक्की की बात, जो काफी अच्छी है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? आज भारत कहाँ खड़ा है और हमारे सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि सरकार ने शिक्षा पर अपना खर्च बढ़ाया है। 1952 में हम अपनी जीडीपी का 1% भी खर्च नहीं करते थे, महज 0.64%। और 2020 तक ये बढ़कर लगभग 4.5% हो गया। ये बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन एक बड़ा लेकिन है। हम आज भी उस 6% के लक्ष्य से पीछे हैं जो बरसों पहले एजुकेशन कमीशन ने सुझाया था। और ये 6% का आंकड़ा बहुत जरूरी है अगर हम हर बच्चे तक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है क्वालिटी और एक्सेस की भी। ये जो 2 तस्वीरें हैं, ये भारत की 2 अलग-अलग हकीकत दिखाती हैं। एक तरफ अच्छी खासी स्कूल बिल्डिंग है और दूसरी तरफ बच्चे आज भी एक टेंट में पढ़ रहे हैं। ये असमानता ही हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो हमारी प्रमुख चुनौतियां क्या-क्या हैं? पहली, आज भी हमारे देश में निरक्षरों की संख्या बहुत बड़ी है। दूसरी, पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में आज भी फर्क है। तीसरी, हायर एजुकेशन आज भी सबकी पहुंच में नहीं है। और शायद सबसे बड़ी और अजीब चुनौती, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों में बेरोजगारी का होना। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम शायद डिग्रियां तो दे रही हैं, पर वो स्किल्स नहीं दे पा रही जिनकी जॉब मार्केट में जरूरत। तो इन सब बातों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? और भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? इसका जवाब हमें हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मिलता है। ये पॉलिसी साफ साफ कहती है कि आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ये नॉलेज की दुनिया है, ज्ञान की अर्थव्यवस्था है। और इस दौर में अगर भारत को तरक्की करनी है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, मानव पूंजी का निर्माण। हमें अपने लोगों को भविष्य के लिए तैयार करना होगा। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। हम हमेशा कहते हैं कि भारत एक युवा देश है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी मानव पूंजी। तो सवाल ये है कि क्या हम इस ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या हम अपनी चुनौतियों को पार करके सच में एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन सकते हैं? इसका जवाब हमारी आने वाली नीतियों और उनको लागू करने के हमारे तरीके पर निर्भर करेगा। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।